आज इस वीडियो में हम देखेंगे संयुक्त परिवार के लाभ या संयुक्त परिवार के प्रकार या संयुक्त परिवार के गुण। हम यहाँ कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, चाहे प्रकार कह लें, चाहे लाभ कह लें, चाहे गुण कह लें, चाहे संयुक्त परिवार का महत्व कह लें। तो संयुक्त परिवार के गुणों की जहाँ तक बात आती है तो हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार भारतीय समाज की जहाँ तक एक बहुत ही प्राचीन और एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, जो संस्था भारतवर्ष में एक लंबे समय से चली आ रही है। और किसी भी संस्था का एक लंबे समय से उसका जो कह सकते हैं कि प्रचलन इस बात का द्योतक होता है कि वह संस्था समाज के लिए कितनी उपयोगी है। जहाँ तक इस संस्था प्रमुखतः कृषि प्रधान एवं ग्रामीण समाजों में तो बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, वहीं करबे इस संस्था के बारे में बात करते हुए एक जगह कहते हैं कि एक छोटी मोटी दुनिया मानती है जिसके सदस्यों में पारस्परिक सहयोग रहा है। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और संयुक्त परिवार के जो हम कार्यों की जहाँ बात करें तो यहाँ हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से संयुक्त परिवार के कार्यों की विवेचना कर सकते हैं, कार्यों पर हम विचार कर सकते हैं, जिसमें पहला जो बिंदु है शासन संबंधी कार्य। तो शासन संबंधी कार्यों से यहाँ तात्पर्य है कि भारतीय गांवों का सामाजिक संगठन हम कह रहे हैं कि कोई जटिल नहीं होता है। यहाँ पर व्यक्ति की अपेक्षा एक परिवार को महत्व ज़्यादा दिया जाता है और परिवार का प्रतिनिधित्व परिवार का जो कर्ता, जो मुखिया होता है वही करता है। तो इस प्रकार से कर्ता या मुखिया एक परिवार का शासक के रूप में काम करता है। कर्ता का परिवार पर हम कह सकते हैं कि एकाधिकार होता है। परिवार के जहाँ तक समस्त कार्य उसी के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो संयुक्त परिवार की एक जो पहली जो वो हम कह सकते हैं कि पहला जो इसका प्रकार है या लाभ है वह शासन संबंधी प्रकार के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा बिंदु है धार्मिक कार्य को यदि हम लें तो इसमें हम कहेंगे कि प्रत्येक परिवार की जैसा कि अपनी एक उसकी जो कुल देवी या कुल देवता जो होते हैं और उसके गुरु अथवा पुरोहित होते हैं, सभी सदस्यों का उनमें कह सकते हैं कि एक जो अगाध विश्वास जो होता है, एक उनके प्रति एक सामूहिक भावना जो होती है, जो यथा योग्य उनकी पूजा उपासना करते हैं। इस प्रकार एक आध्यात्मवाद को प्रोत्साहन मिलता है। जन धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति तथा त्योहारों व धार्मिक उत्सवों को मनाने हेतु सभी सदस्य यहाँ एकत्रित होते हैं। तो धार्मिक कार्य के रूप में हम यहाँ जब कोई कुल देवी या कुल देवता के रूप में या वहाँ जाकर कोई जो धार्मिक अनुष्ठान जो किया जाता है तो यह भी एक संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण कार्य होता है। नंबर 3 में यदि हम देखें तो वो है मार्गदर्शन। और मार्गदर्शन में हम बता सकते हैं कि संयुक्त परिवार एक ऐसी संस्था है, ऐसी इकाई है जिसमें सभी प्रकार के स्त्री पुरुष निवास करते हैं। परिवार में जहाँ तक वयोवृद्ध जो व्यक्तियों का एक विशेष स्थान होता है,
क्योंकि उनके जीवन में हम देखते हैं कि अनेक उतार चढ़ाव आते हैं या आते रहते हैं, और वे अपने जो उस परिवार के जो युवा सदस्यों की जो अपेक्षा कह सकते हैं कि अधिक अनुभवी होते हैं, वे अपने अनुभवों के आधार पर अपनी जो भावी पीढ़ी है उनको दिशा निर्देश करते रहते हैं। और जहाँ तक विकट परिस्थितियों में जब युवा सदस्य अपना कभी कभी धैर्य खो बैठते हैं, अपना रास्ता भटक जाते हैं और निराशा के एक घोर अंधकार में जब गोते लगाने लगते हैं, तब वे अनुभवी जो सदस्य जो होते हैं उनके पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार का एक प्रकार है, लाभ है कि संयुक्त परिवार में जब अनेक सदस्य रहते हैं, जहाँ युवा भी रहते हैं, वयोवृद्ध भी रहते हैं, तो वयोवृद्ध जहाँ जो लोग यहाँ रहते हैं कि अनुभवी जो लोग होते हैं, तो भावी पीढ़ी को यानी नई पीढ़ी को एक विशेष प्रकार का मार्गदर्शन अपने अनुभव के माध्यम से उसको देते रहते हैं, जो कि उनके लिए आगे बहुत ही हितकर लाभकारी हो सकता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि मनोरंजन का जहाँ तक सवाल है, तो संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या जैसा कि हम जानते हैं अधिक होती है, और उसके कारण मनोरंजन की यहाँ एक सस्ती और पर्याप्त व्यवस्था हो जाती है। सारे समय परिवार में मनोरंजन का वातावरण, चहल पहल जैसा कि वहाँ हमें देखने को मिलती रहती है, क्योंकि संयुक्त परिवार में हर समय कुछ न कुछ होता ही रहता है। कभी किसी लड़के की शादी, कभी किसी लड़की की शादी, कभी किसी का नामकरण, कभी किसी का जन्म, कभी किसी का विवाह। तो हर समय कहीं न कहीं कोई न कोई रस्म की जो अदायगी वहाँ संयुक्त परिवार में होती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके कारण संयुक्त परिवार में एक हमेशा एक मनोरंजन की जो एक व्यवस्था है वो बनी रहती है, जिससे सभी लोगों का मनोरंजन होता रहता है। वहीं यदि हम देखें व्रत और श्राद्ध, ऐसे कभी कभी किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो ऐसे परिवार में अतिथियों का आवागमन हो रहा है, कभी बहू को लेने उसका भाई आया हुआ है, तो कभी लड़की के मौके बुलाने के लिए भी जाना पड़ता है, जहाँ देवर भाभी की हंसी मजाक है, ननद भौजाओं की हंसी मजाक है या नोक झोंक है, बच्चों की किलकारियाँ हैं, देवरानी जेठानी के प्रतिष्ठात्मक झगड़े भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सभी गतिविधियों से हम कह सकते हैं कि उस परिवार के सदस्यों के लिए एक मनोरंजन की एक सस्ती व्यवस्था वहाँ हमें देखने को मिलती है। अगले बिंदु के रूप में बच्चों के लालन पालन में योगदान। जैसा कि हम जानते हैं, संयुक्त परिवार बच्चों के लालन पालन के लिए एक बहुत ही उचित स्थान है, जहाँ संयुक्त परिवार में वयोवृद्ध स्त्री पुरुष बच्चों की देखरेख में सहयोग करते हैं तथा उनके एक सामाजिकरण एवं प्रशिक्षण में वो योगदान देते हैं। सामाजिकरण से तात्पर्य सीखने में, उनको सिखाने में और उनको एक प्रशिक्षित करने में वयोवृद्ध जो स्त्री और पुरुष जो होते हैं उनका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। सद्गुण, सेवा, त्याग, सहानुभूति, प्रेम, सहयोग और परोपकार, ये आदि ऐसी भावना हैं जहाँ बच्चे को संयुक्त परिवार में ये सब सीखने को मिलती रहती हैं। तो यहाँ बच्चों का लालन पालन करने में बहुत ही हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार का योगदान होता है। वहीं अगले बिंदु के रूप में धन का उचित उपयोग। संयुक्त परिवार में जैसा कि हमने इसकी विशेषताओं में देखा कि एक सामान्य कोष होता है और सामान्य कोष में से ही सदस्यों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, चाहे कोई सदस्य वहाँ कमाता है, चाहे कोई सदस्य नहीं कमाता, लेकिन कर्ता के नियंत्रण के द्वारा वहाँ अनावश्यक खर्चों पर अवश्य प्रतिबंध होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में जो धन का जो एक उपयोग जो होता है वो एक उचित तरीके से होता है, जहाँ कर्ता का उस पर पूरी तरह नियंत्रण होता है। अगले बिंदु के रूप में संपत्ति के विभाजन से बचाव।
संयुक्त परिवार का एक लाभ ये भी है, एक प्रकार ये भी है कि इस प्रकार के परिवारों में चूँकि सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, इसीलिए वह संपत्ति के विभाजन का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। और इस प्रकार संयुक्त जो संपत्ति का उपयोग व्यापार अथवा किसी धंधे में करके संपत्ति में हम और अधिक बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है। वहीं हम दूसरे परिवारों की जहाँ बात करें तो एक संपत्ति बट के एक बहुत लेस मात्र हो जाती है, तो वह किसी धंधे या उपयोग में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। वहीं संयुक्त परिवार में जो संपत्ति एकत्र रहती है, एक जगह रहती है, तो बड़ा आकार ले लेती है। उससे हम कोई भी धंधा या कोई भी व्यापार बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इसका हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रकार है। वहीं अगले बिंदु के रूप में श्रम का विभाजन। संयुक्त परिवार में जैसा कि हमें देखने को मिलता है, श्रम विभाजन दो आधारों पर किया जाता है। प्रथम यौन या लिंग के आधार पर, और दूसरा जो विभाजन किया जाता है वह आयु के आधार पर। तो परिवार के पुरुषों पर जहाँ तक बाहरी कार्यों की जिम्मेदारी होती है, तो वहीं परिवार की स्त्रियों पर परिवार की जो आंतरिक कार्य हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ परिवार के जो सभी सदस्य अपनी एक कह सकते हैं कि योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कोई न कोई कार्य अवश्य करते रहते हैं। तो यहाँ हमें एक श्रम विभाजन की भी, सशक्त श्रम विभाजन की एक व्यवस्था वो देखने को मिलती है, और जिससे परिवार के बड़े से बड़े कार्य बड़ी आसानी से संपन्न हो जाते हैं। अगले रूप में हम यहाँ देखते हैं कि संकट का बीमा। संकट के बीमा से यहाँ तात्पर्य है कि संयुक्त परिवार में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जैसा कि हम देखते हैं सुख के साथ साथ दुख आते रहते हैं, और ये दुख किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोई दुर्घटना हो गई, बीमारी हो गई, शारीरिक अथवा मानसिक अस्वस्थता हो गई, किसी की नौकरी छूट गई, कोई विधवा हो गई। तो इस प्रकार की जब कह सकते हैं कि परेशानियां जब व्यक्ति के सामने आती हैं, तो ऐसे मौक़ों पर इन सभी अवस्थाओं में संयुक्त परिवार एक सहारे के रूप में हमेशा हमारे समक्ष खड़ा रहता है। जहाँ संयुक्त परिवार अनाथ बच्चों, विधवाओं तथा वृद्ध व्यक्तियों की एक बहुत ही अच्छी शरण स्थली के रूप में कार्य करता है, जो अपने सदस्यों को यथासंभव आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता रहता है, और उन सदस्यों में हमेशा जो एक चिंता की जो लकीर उनके माथे पर बनती है, उसको वो मिटाने का काम करता रहता है। अगली प्रकार के रूप में हम देखते हैं संस्कृति की रक्षा। और संस्कृति की रक्षा में हम देखें तो संयुक्त परिवार में वे सभी एक कह सकते हैं कि वो प्रेरक शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं, जो व्यक्ति को प्राचीन प्रथाओं एवं परंपराओं, रूढ़ियों तथा सामाजिक मान्यताओं के अनुसार आचरण करने को प्रेरित करती हैं। जहाँ हम एकाकी परिवारों की बात करें तो वहाँ ये बातें हमें देखने को नहीं मिलती। भारतीय संयुक्त परिवार परिवर्तन और नवीनीकरण के प्रारंभ से ही विरोधी रहे हैं, जैसा देखते हैं हम। इसलिए इन सांस्कृतिक विशेषताओं को ज्यों का त्यों भावी पीढ़ी को ये हस्तांतरित करते रहते हैं। जिससे क्या होता है कि संस्कृति की एक हम कह सकते हैं कि उसमें स्थिरता बनी रहती है, और उसको स्थिरता बनाए रखने में अपना संयुक्त परिवार विशेष योगदान देते रहते हैं। अगले प्रकार के रूप में हम देखते हैं अनुशासन एवं नियंत्रण। अनुशासन एवं नियंत्रण में हम देखें तो संयुक्त परिवार में कर्ता का जैसे मुखिया का एक जो प्रमुख स्थान होता है, जहाँ परिवार के समस्त कार्य उसी के दिशा निर्देशन में होते हैं, तो परिवार के सभी सदस्य उसके हम कह सकते हैं कि नियंत्रण में कार्य करते हैं। और इस प्रकार परिवार में जब अनुशासन बना रहता है तो कर्ता अपनी शक्तियों के माध्यम से परिवारों के सदस्यों के कह सकते हैं कि एक जो स्वच्छंद आचरण, उनका जो मूल व्यवहार, उसको वो अपनाने का जो प्रयास करते हैं, तो वहाँ
संयुक्त परिवार जो है उस पर रोक लगाने का काम करता है। तो हम कहते हैं कि अनुशासन और नियंत्रण की जहाँ तक बात आती है तो संयुक्त परिवार जो है अपने परिवार के सदस्यों पर अनुशासन एवं नियंत्रण दोनों चीज़ें बहुत ही सक्षमता से बनाए रखता है। और आगे बिंदु है राष्ट्रीय एकता एवं देश सेवा। तो राष्ट्रीय एकता एवं देश सेवा की जहाँ तक बात है तो हम संयुक्त परिवार की हम देखते हैं कि कुछ संरचना ही कुछ इस प्रकार की होती है कि व्यक्ति उसमें स्वतः ही अपने आप ही उसमें त्याग, प्रेम, सहानुभूति और सहयोग ये आदि की भावना उसमें पैदा होती हैं। इन सभी को वो सीखता है, अपनाता है और इन्हीं भावनाओं के कारण उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना भी बलवती होती है। संयुक्त परिवार में रहकर जहाँ तक कुछ सदस्य अपना जीवन कह सकते हैं कि देश सेवा में भी लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है और वे पारिवारिक दायित्वों से अपने आप को मुक्त करके वे कभी कभी देश सेवा के लिए भी सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यों के लिए भी वह घर त्याग कर उसमें लग जाते हैं। तो कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार जो है वो राष्ट्रीय एकता एवं देश सेवा के लिए भी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। अगले प्रकार के रूप में हम देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो संयुक्त परिवार व्यक्ति को एक कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। जहाँ तक भारत में हिंदुओं की बात है वहाँ बाल विवाह के प्रचलन के कारण जब तक वर वधू आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक उनका जो भरण पोषण की जो जिम्मेदारी आती है तो संयुक्त परिवार अपने द्वारा ही करता है। संयुक्त परिवार जहाँ तक अनाथों, वृद्धों, विधवाओं और परित्यक्ताओं की भी एक उत्तम हम शरण स्थली के रूप में उसको जान सकते हैं, जो उन्हें उचित सामाजिक सुरक्षा हमेशा प्रदान करता रहता है। संकटकालीन स्थिति में भी देखें तो उसमें परिवार के सदस्यों की जो देख रेख या भरण पोषण की जब बात आती है तो इन कार्यों को भी संयुक्त परिवार जो होता है अपने नैतिक दायित्व के रूप में उन कार्यों को करता रहता है। तो आज हम इस वीडियो में संयुक्त परिवार के लाभ, प्रकार, महत्व या गुण हमने देखे। इस वीडियो में यहीं अब इतना ही। धन्यवाद।